एक्सटर्नल वैलिडिटी आपके पास क्या होता है कि जब आप लोगों ने कोई रिसर्च कर ली हो, ठीक है, और वो रिसर्च कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है, फिर आप लोग वो चाह रहे हो कि जिस पॉपुलेशन से आप लोगों ने वो सैंपल लिया था, आप लोग उस पॉपुलेशन के ऊपर उस रिसर्च को चैनलाइज करना चाहते हो, ठीक है। अगर तो आप लोग उसको चैनलाइज कर सकते हो तो आप लोग क्या कहते हो कि ये रिसर्च जो है वो एक्सटर्नली वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर ये है कि आप लोग वो उन सारे रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी एक पॉपुलेशन पे, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये रिसर्च जो है वो इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत कम है, ठीक है या नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होता क्या है, ठीक है, इसका डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। वैलिडिटी आप लोग कहते हो एक्यूरेसी ऑफ मेयर्स को आप लोग वैलिडिटी कहते हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब आप लोगों ने रिसर्च का एम गेन कर लिया है तो उसको आप लोग क्या कहोगे कि ये वैलिड है, ठीक है, मतलब कि ये एक्यूरेट है, ठीक है। और रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि कंसिस्टेंसी ऑफ मेयर, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ मेयर का क्या मतलब है कि अगर आप लोग रिपीटेड अटैम्प्ट्स कर रहे हो और अपनी रिसर्च के दौरान आप लोग रिपीटेड अटैम्प्ट्स कर रहे हो तो उस रिपीटेड अटैम्प्ट्स की वजह से अगर आपके पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो ये रिलायबल रिसर्च है, ठीक है। अब जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख लें, इसमें कहा हुआ है कि अगर आप लोगों का एम है, ये सेंटर जो है या हार्ट जो है ये आपका एम है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें कह रहे हैं कि आपकी रिसर्च ना तो वैलिड है और ना ही रिलायबल है, ठीक है। वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ये हार्ट को हिट नहीं कर रही, ठीक है, अपने एम को गेन नहीं कर रही, तो ये वैलिड नहीं है। इसी तरह से जो रिपीटेड अटैम्प्ट्स हैं वो भी अनफोकस्ड हैं, तो ये रिलायबल भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी डायग्राम में आप लोग देखें कि ये वैलिड तो नहीं है क्योंकि इसने अपना एम या हार्ट को तो हिट नहीं किया, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग क्या कह सकते हो कि ये रिलायबल है। रिलायबल क्यों है? क्योंकि रिपीटेड अटैम्प्ट्स जो हैं वो आपके पास सेम रिजल्ट दे रही हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कहोगे कि रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये जो थर्ड सर्कल आपको दिख रहा है इसको आप लोग क्या कहते हो कि ये फेयरली वैलिड है और रिलायबल भी फेयरली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि फेयरली वैलिड का क्या मतलब है कि कुछ अटैम्प्ट्स जो आपने किए हैं उससे आपको आपका एम गेन हुआ है, ठीक है, आपने हार्ट को हिट किया है, ठीक है। और रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि और बहुत ज़्यादा रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि रिपीटेड अटैम्प्ट्स जो है वो दूर दूर जा रही हैं, सेम जगहों पे नहीं जा रही, ठीक है, सेम रिजल्ट्स नहीं दे रही। और ये जो लास्ट वाला सर्कल है इसको आप लोग क्या कहोगे कि ये वैलिड भी है और रिलायबल भी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये हार्ट को हिट कर रहा है तो आपने रिसर्च एम जो है उसको गेन कर लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि जो रिपीटेड अटैम्प्ट्स थी वो भी विद इन द हार्ट है, ठीक है, तो वो सेम मतलब क्या है कि सिमिलर रिजल्ट्स दे रही थी, ठीक है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अब यहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात हो रही है, ठीक है, जनरलाइजेशन की बात हो रही है। तो उसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि आ स्टडी में है हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी विद रिगार्ड टू पीपल, ठीक है। कहते हैं कि कोई एक स्टडी है तो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है कि रैंडम सैंपल ऑफ 1100 लाइकली वोटर्स बट पुअर एक्सटर्नल वैलिडिटी विद रिगार्ड टू टाइम, ठीक है। द सैम्पल वॉज कलेक्टेड इन 1960, ठीक है। अब कहते हैं कि रैंडम सैम्पल जो था वो 1100 वोटर्स का था, लेकिन उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब आपके पास जो रिजल्ट्स वगैरह थे वो ठीक आ रहे थे, लेकिन उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी विद रिगार्ड टू द टाइम क्या है, डिक्रीज्ड है या पुअर है। क्यों पुअर है? क्योंकि ये सारे रिजल्ट्स जो थे ये डिफरेंट टाइम फ्रेम में लिए गए थे, ठीक है। ये जो सैम्पल कलेक्ट किया गया था ये डिफरेंट टाइम फ्रेम में कलेक्ट किया गया था, तो इसके रिजल्ट्स को आप लोग अभी 2020 के पेशेंट्स पे या 2020 के सैंपल पे आप लोग जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो टाइम फ्रेम की वजह से एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो इफेक्ट हुई है, ठीक है। अब कहते हैं कि प्रैक्टिकली एक्सटर्नल वैलिडिटी इज़ हाउ एंड वेयर एल्स कैन द स्टडी बी अप्लाई, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे स्टडी अप्लाई की जा सकती है तो उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। अब इस स्लाइड में ये बताया हुआ है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो दूसरी सेटिंग्स, पॉपुलेशंस, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स और मेजरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर अगर जनरलाइज की जाए तो उसके रिजल्ट सेम आएंगे आपके पास, ठीक है।
तो ऑपरेशनल डेफिनेशन तो ये कहती है कि इज़ द टर्म फॉर हाउ अ जनरल कंसेप्ट इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ पार्टिकुलर स्टडी। ठीक है, तो उसको आप लोग क्या कहोगे कि कोई भी जनरल कंसेप्ट है आप लोग पार्टिकुलर स्टडी में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो क्या होगी उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी, अगर आप लोग कर पा रहे हो तो। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सटर्नल वैलिडिटी का कहा है कि डिफरेंट सेटिंग्स में पॉपुलेशंस में आप लोग इसको देखते हो, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स में, मेजरमेंट वेरिएबल्स में, अगर आप लोग इसको देखना चाह रहे हो तो उसमें फिर इसके रिजल्ट सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल में ये है कि एक कॉलेज क्लासरूम है जिसमें से उन्होंने कॉलेज क्लासरूम क्या कह दिया, इन्होंने सेटिंग कह दिया। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी आप ये उस सेटिंग पे देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने कोई रिसर्च कर ली है ये उस सेटिंग पे जाके उसकी जनरलाइजेशन देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, पॉपुलेशन क्या है कि पार्टिसिपेंट्स हैं। आप क्लासरूम में मेल भी होंगे, फीमेल स्टूडेंट्स भी होंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा पॉपुलेशन में। ट्रीटमेंट वेरिएबल्स में क्या आ जाएगा कि मेकअप वर्सेस नो मेकअप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स में। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि मेजरमेंट वेरिएबल्स में आपके पास आएगा, मेजरमेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं वो मोस्टली आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट वेरिएबल्स में क्या किस चीज़ को आ रहा है, रेटिंग आ रही है, रेटिंग फ्रॉम 1 to 8, जिसमें क्या है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव टू एक्सट्रीमली अनअट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये एक सर्वे किया गया है उस पर, और फिर उसकी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया गया और फिर उसकी वैलिडिटी को देखा गया है। ठीक है, ऑब्वियसली आल दीज फैक्टर्स कुड हैव बीन डिफाइंड समवट डिफरेंटली टू द एक्सटेंट अदर स्टडीज आर कैरिड आउट वेरिंग दीज फैक्टर्स एंड कमिंग अप विद द सेम रिजल्ट्स, वी हैव कॉन्फिडेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइंडिंग। ठीक है, क्लियर हो गया ये। उसके बाद लिमिटेशंस है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की लिमिटेशंस में क्या आता है, पेशेंट रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब पेशेंट रिक्रूटमेंट में वही आपके पास सिलेक्शन बायसनेस आएंगी। ठीक है, कहते हैं कि उसमें एक तो सिलेक्शन बायस है, पहले आप लोग उसको सेलेक्ट करो, उसके करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, उसके बाद क्या है कि पेशेंट को आप लोग रिक्रूट नहीं कर पा रहे डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, कि अब क्या है कि कुछ पेशेंट जो हैं तो वो जाना चाहते हैं कंट्रोल ग्रुप में और कुछ जाना चाहते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप में, तो उसकी वजह से जो है तो वो आपके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में लिमिटेशंस आ सकती हैं। इसके अलावा इसमें एट्रिशन है। एट्रिशन का क्या मतलब है कि कोई इंडिविजुअल अगर आपकी स्टडी से स्टेप आउट कर जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास मिसिंग डेटा आएगा। ठीक है, तो जब मिसिंग डेटा आ जाएगा तो वो आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, या जो आपका सैम्पल साइज़ होगा उसको अफेक्ट करेगा। तो जब भी आप लोग कोई स्टेटिस्टिकल क्लियर रिजल्ट्स लाना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका सैम्पल साइज़ प्रॉपर नॉर्मल कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन विद इन द स्टडी अगर कोई ड्रॉप आउट हो जाता है तो वो आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो फिर एट्रिशन को आप लोगों ने किस तरह से अवॉइड करना होता है, इसको अवॉइड करने के लिए आप लोग क्या करते हो कि आप लोग जिन लोगों का रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा होता है आप लोग उनको अपने सैम्पल साइज़ से एक्सक्लूड कर लेते हो। ठीक है, जब आप उनको सैम्पल साइज़ से एक्सक्लूड कर लेते हो तो फिर बाकी रिजल्ट्स आपके पास सेम आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा इसकी तीसरी लिमिटेशन में आता है कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन कैसे होता है कि कंट्रोल ग्रुप था, एक रिसर्च ग्रुप था। ठीक है, रिसर्च ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप था। ठीक है, ट्रीटमेंट ग्रुप को तो वो ट्रीटमेंट मिल रही है और कंट्रोल ग्रुप को आप लोगों ने प्लेसिबो इफेक्ट दिया था या कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन वो जो कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट थे वो समहाउ वो इस ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं जो कि ट्रीटमेंट ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों के रिजल्ट्स आपके पास सेम आएंगे। जब ये रिजल्ट सेम आएंगे तो उसका क्या मतलब है कि आपकी ट्रायल के दौरान कोई ना कोई कंटेमिनेशन हुई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की, कि ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आप लोगों ने पूरा इफेक्ट चेक करना होता है, और अगर लॉन्गिट्यूडनल कर रहे हो तो उसमें फिर सिक्वेंशियल ट्रायल्स कर रहे हो तो उसमें फिर आप लोग उसको फॉलो ओवर द टाइम करते हो, ईयर्स करते हो। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। ऑफन हैव टू मैनी पेशेंट्स आर टू शॉर्ट ए फॉलो अप पीरियड। ठीक है, या तो बहुत कम पेशेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से फिर आपके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में लिमिटेशंस आ सकती हैं। ठीक है, फिर ऑफन इम्परफेक्ट रैंडमाइजेशन। इम्परफेक्ट रैंडमाइजेशन किस वजह से होगी, उसी बायसेस की वजह से आपके पास इम्परफेक्ट रैंडमाइजेशन हो सकती है। ठीक है, ऑफन नॉट आर एलिजिबल पेशेंट्स आर द
रैंडमाइज़, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, लेकिन बन रहा होता है, तो जिसकी वजह से आप लोग सबको एलोकेट नहीं कर सकते ट्रीटमेंट ग्रुप्स के अंदर या कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर, तो वो चीज़ भी आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें एक बात ये है कि कौन कौन सी जगहों पे आप लोग आरसीटीज़ को यूज़ कर सकते हो और कहाँ कहाँ पे आरसीटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। जब आपके पास लार्ज सैंपल साइज़ मौजूद होता है तो तब आप लोग आरसीटीज़ करते हो, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग लार्ज सैंपल साइज़ के साथ ही आरसीटीज़ करते हो। और अगर आपके पास क्लियर एंड मेजरेबल इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे अगर आप लोग इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन देखना चाह रहे इफ़ेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन देखना चाह रहे हो या न्यूट्रिशनल इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हो किसी भी चाइल्ड के अंदर, तो उसके लिए क्या है कि ये क्लियर और मेजरेबल इम्पैक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप लोग आरसीटीज़ करोगे। इसी तरह से अगर आरसीटीज़ आप लोग कब करते हो कि जब उससे पहले उस चीज़ के ऊपर कोई रिसर्च उस पार्टिसिपेंट के ऊपर ना की गई हो, ठीक है। जब क्लियरली ब्लंटेड स्टार्ट हो उसका, तो उसमें फिर आप लोग इसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।